सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईटी की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल लेसन्स फॉर इंडिया से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनसे मैं गुजारिश करूँगा इसको ट्रांसलेशन क्लास की तरह ना लें। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रांसलेशन क्लासेस सीखी होंगी, देखी होंगी, आपको लगता होगा ये भी ट्रांसलेशन क्लास है ना। ये एक इंग्लिश की वर्कशॉप है। आप इस तरह से पढ़ेंगे मेरे साथ जैसे आप एक कोचिंग सेंटर में बैठे हैं ऑफलाइन मेरे सामने। कोशिश करें जहाँ जहाँ हर लाइन में से मैं कॉन्सेप्ट निकालूँ उस कॉन्सेप्ट को कहीं नोट डाउन करें। ग्रामर को भी अपनी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के साथ में मजबूत बनाएंगे इस क्लास में मेरे साथ। शुरू करें बराबर से। एक लाइक देना वीडियो को और नए आए तो सब्सक्राइब करना ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आओ कुछ नया सीखते हैं। केरल लेसन्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कुछ सबक है ना। सबक होता है, लेसन होता है, शिक्षा होती है। तो कह रहे इंडिया के लिए कहीं से निकलने वाली है। अब कहाँ से निकलेगी लेसन्स मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे द इटालियन मरीन्स केस मीट्स विद अ डिसअपॉइंटिंग एंड एज इंडिया लूजेस राइट टू ट्रायल। कह रहे इटालियन मरीन्स जो है ना, इटली के जो नौ सैनिक है ना, मरीन बोलते हैं नौ सैनिक को। तो अगर इटालियन मरीन जो हैं उनका जो केस है वो मीट करता है, जा मिलता है। अभी सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने ना, वो जा मिलता है, मीट करता है एक डिसअपॉइंटिंग एंड से, एक ऐसे अंत से जो बड़ा निराशा भरा है, डिसअपॉइंटिंग है। करेक्ट, क्योंकि इंडिया ने लूज कर दिया है, इंडिया ने खो दिया है अपना राइट, अपना हक ट्रायल का, केस को चलाने का। तो कह रहे इनका जो केस था ना, अब वो जाकर के डिसअपॉइंटिंग एंड से मिला है, इनका केस खत्म हो गया निराशाजनक तौर पे, क्योंकि इंडिया का हक जो है वो चला गया इंडिया के पास से इनके ऊपर केस को चलाने का। देखिए पूरा ये चैप्टर क्या है ये तो आपको समरी में पता लग जाएगा। पहले इस जो है ना टाइटल पैराग्राफ को थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पहले इस पर से मैं आपको वोकैबुलरी ग्रामर निकाल के बताता हूँ, फिर आप आगे देखेंगे। सबसे पहली चीज़ नोट डाउन करने की क्या है, आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, दो वर्ब्स हैं। ग्रीन के अंदर सब्जेक्ट है, पिंक में वर्ब्स हैं, है ना। ये देखो ये मीट वर्ब है इस केस की, ये लूज वर्ब है इस इंडिया की। दो सब्जेक्ट दो वर्ब क्यों आए, क्योंकि बीच में कंजंक्शन आ रही थी एज नाम की, है ना। इसको भी अभी देखेंगे कैसे काम करती है। अच्छा, पूरे एडिटोरियल के हर लाइन के जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितनी वर्ब्स हैं उनको मैंने ग्रीन और पिंक में मार्क कर दिया है। आपको पता है मैं हर रोज़ इस एक्सरसाइज को करता हूँ ताकि आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ के अपनी इंग्लिश की जर्नी को शुरू कर सकें। ध्यान देना इस चीज़ पे, इंग्लिश की जर्नी शुरू भी नहीं होती है अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को कॉन्फिडेंटली नहीं पकड़ पाते हो। तो सब्जेक्ट वर्ब को मार्क कर दिया मैंने ना, देखना इसको। अब आ जाओ इसके अंदर देखने वाली चीज़ों पे। ये मरीन्स के बाद में अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा हुआ है। एस के बाद में एक अपोस्ट्रोफी आ रही है इस तरीके से। आप जनरली ऐसा नहीं देखते हो, आप ऐसा देखते हो ना, मरीन उसके बाद में अपोस्ट्रोफी उसके बाद में एस, है ना। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है मालूम होगा आपको। अगर आप सिंगुलर का जो है पजेसिव बनाओ, मरीन मतलब एक मरीन, मरीन्स मतलब एक मरीन का, मरीन्स करियर लिख दो, मरीन्स बैग लिख दो, मरीन्स शिप लिख दो, मरीन्स यूनिफॉर्म लिख दो, है ना। एक मरीन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मरीन है यहाँ पे सिंगुलर। अगर मरीन 10 हो, 15 हो, 50 हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो मैं मरीन्स और मरीन्स के आगे अपोस्ट्रोफी एस। अब जैसे ये लगाया थोड़ा सा अननेचुरल साउंड आएगी, मरीन्सिस, है ना, इस तरीके से। अब ये इसको बचाने के लिए, इस साउंड से दूर हटने के लिए लास्ट वाले एस को अपने ओमिट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, इसको देखते मालूम चल गया कि ये बहुत सारे मरीन्स का पजेसिव बना हुआ है। लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस को, एस के बाद अपोस्ट्रोफी छोड़ने से हमें मालूम भी चल गया और इस तरीके से हमें बोलना भी नहीं पड़ा, है ना। तो इसको देखें कैसे प्लूरल्स का हम जो है पजेसिव बनाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ पे गौर करना, हमने यहाँ पे पास्ट के एक टेंस की बात की। इटालियंस मरीन्स का केस जो है मीट करता है एक डिसअपॉइंटिंग एंड से, और इंडिया लूज करता है अपने राइट को, हक को ट्रायल के। मतलब पास्ट में काम हुआ है, उसके लिए हमने वर्ब यूज़ कर दी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। प्रेजेंट टेंस की वर्ब पास्ट के लिए यूज़ हो रही है। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए, कैसे प्रेजेंट टेंस को पास्ट की बातों के लिए यूज़ किया जाता है। ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। इसको टॉपिक को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, पास्ट ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा आपको फ्यूचर में कैसे इसको यूज़ करना होता है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये वाला खास टेंस, सब्जेक्ट प्लस में V1, ये टेंस है ना, इसका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है इंग्लिश में। इसको आपको कला आनी चाहिए यूज़ करने की, चाहे पास्ट में यूज़ कर लो चाहे फ्यूचर में यूज़ कर लो। प्रेजेंट में तो ये होता ही है। ही लीव्स फॉर ऑफिस एट 10 AM यस एवरी डे। हर रोज़ 10 बजे वो ऑफिस के लिए निकलता है। क्या बता रहा है, प्रेजेंट के अंदर एक हैबिचुअल एक्शन है। हाल में उसकी एक आदत है 10 बजे ऑफिस को निकलने की, मतलब एक हैबिचुअल एक्शन को बताता है प्रेजेंट के अंदर। अब देखो, आप पास्ट की बात करता हूँ।
द पीएम स्टेप्स डाउन एज द गवर्नमेंट फेल्ड द फ्लोर टेस्ट। अब यहाँ पे पीएम साहब के स्टेप डाउन करने का, स्टेप डाउन करना मतलब अपनी कुर्सी से उतर जाना। कह रहे पीएम साहब कुर्सी से उतर जाते हैं क्योंकि सरकार फेल कर गई एक फ्लोर टेस्ट को, एक विश्वास मत को। देखो एक काम तो हो गया ना ये पास्ट में, मान लो मैं इस फेल्ड को भी फेल लिख देता हूँ, ये देखो काम तो पास्ट में हो चुका है। ऐसा नहीं है ये पीएम साहब की हैबिचुअल एक्शन है ना, रोज वो रात में कुर्सी से उतर जाते हैं, सरकार जो है फ्लोर टेस्ट हार जाती है, फिर वो जाकर कुर्सी बैठ जाते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन तो बता नहीं रहे। यहाँ तो एक इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये काम 2 रात पहले हो चुका है और इसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। पर बावजूद हो जाने के, पास में होने के, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इसको स्टेप्स डाउन लिख के प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। इसका रीजन क्या है, पास्ट की न्यूज़पेपर को और कमेंट्रीज को न्यूज़पेपर और कमेंटेटर्स प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसके पीछे एक है ना लॉजिक भी है। लॉजिक ये है, जैसे इसने यूँ बोला ना पीएम स्टेप्स डाउन, आपको सुनने में क्या लगेगा, यार ये बहुत ताज़ी न्यूज़ है, एकदम अभी जो आई है न्यूज़, पीएम साहब उतरे और किसी ने बोला देखो पीएम साहब उतर गए, समझ लो ना। तो ये सनसनीखेज बनाने के लिए, न्यूज़ को एक्साइटिंग बनाने के लिए, कमेंट्रीज को एक्साइटिंग बनाने के लिए इस तरह से प्रेजेंट टेंस को पास की बातों के लिए यूज़ किया जाता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, कमेंट्री सुनोगे ना, सहवाग ने चौका मार दिया, चौका मारने के 5 सेकंड बाद कमेंटेटर बोलता है सहवाग हिट्स अ बाउंड्री। भाई रोज का काम नहीं है उसका, उसने अभी भी एक बाउंड्री हिट की है, कर चुका है, पर वो कमेंटेटर आपको लाइव जो है ना फील देने के लिए बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। समझ गए ना पास्ट में यूज होने का क्या रीजन है इसका। अब देखो तीसरा रीजन क्या है इसका फ्यूचर में यूज होने का। पीएम विजिट्स अ नेबरिंग कंट्री नेक्स्ट मंथ, ना तो ये हैबिचुअल एक्शन है, ना ये पास्ट की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, सीधे सीधे मालूम चल गया फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, ऑफिशियल प्लान, एक ऐसी चीज़ जो सारी दुनिया के सामने ऐलान करनी है ना आपने, उस चीज़ को आप ऑफिशियल प्लान को फ्यूचर वाले को करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखें ये सिर्फ ऑफिशियल बातों में होगा, ऑफिशियल वर्डिंग्स में होगा, ऑफिशियल सेंटेंसेस में, और ये डेफिनिट होगा। ऐसा नहीं है कि पीएम साहब मन बना रहे हैं जाने का, है ना, मन नहीं बना रहे, वो विजिट करेंगे, अब उनका ऑफिशियल प्लान बन चुका है। अब कोई बोल दे सर मैं अपने घर की कार ले रहा हूँ, तो वी बाय ए कार लिख दूँ, वी बाय ए कार नेक्स्ट ईयर लिख दो। अगर तुम बहुत बड़े आदमी हो, कोई बहुत बड़ी कार खरीदने वाले हो जिसको बड़े बड़े पेपराजी और न्यूज़पेपर वाले आकर के कवर करेंगे, तो तुम लिख दो वी बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। अगर ऐसे नहीं हो, खुदा ना खास्ता तुम, तो फिर वी बाय अ कार नेक्स्ट ईयर तो जमेगा नहीं, है ना। सीधे से लिखो वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, या वी आर गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। समझ गए ना। तो ये काम होगा ये पीएम साहब के साथ, सीएम साहब के साथ। इसरो लॉन्चेस अ न्यू सैटेलाइट अपकमिंग मंडे, आने वाले मंडे को इसरो लॉन्च करेगा एक नया सैटेलाइट, ऑफिशियल प्लान, है ना। उस केस में फ्यूचर के अंदर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यूज होता है। समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखो पास की बात है, पर न्यूज़ के हिसाब से इसने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इसको रिपोर्ट किया है। अब एक एज कंजंक्शन है, देखो कंजंक्शन तो ये एज है ही, साथ में एक प्रेपोजिशन भी होती है, ये कंफ्यूजन डालती है। ध्यान रखना, जब ये कंजंक्शन होगी इसका काम होगा बिकॉज, जब ये प्रेपोजिशन होगी इसका काम होगा उसी तरह। अब देखो सर मैं कैसे पकड़ूंगा, प्रेपोजिशन है पार्सिंग से। अगर एज के बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रेपोजिशन है, अगर एज के बाद में क्लोज आ रहा है तो एक कंजंक्शन है। अब ध्यान देखो कैसे, यू कैन ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, तुम मुझे ट्रीट कर सकते हो, बर्ताव कर सकते हो मेरे साथ एक दोस्त के जैसा, एज अ फ्रेंड। एज के बाद में एक ऑब्जेक्ट आया, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, कंजंक्शन के बाद में तो दूसरा क्लोज आता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने की वजह से पता लगा प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा उसी तरह, तुम मुझे ट्रीट कर सकते हो उसी तरह जैसे एक दोस्त को करते हैं, यू कैन ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। द क्लॉक वॉज गिवन टू मी एज अ गिफ्ट, ये घड़ी मुझे गिफ्ट के तौर पे दी गई, उपहार के तौर पे दी गई। ना मैं इसको उठा के लाया हूँ, ना मुझे किसी ने खैरात में दी है, उपहार के तौर पे मुझे गिफ्ट किया है इस घड़ी को, एज अ गिफ्ट। एज के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मतलब एज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो मतलब उसी तरह। अब इसको देखो, ही गिफ्टेड मी क्लॉक एज आई वॉज हिज फ्रेंड, उसने मुझे क्लॉक दी क्योंकि मैं उसका दोस्त था। एज के बाद में अब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, पूरा क्लोज आ रहा है। क्लोज में एक सब्जेक्ट है आई, वर्ब है उसकी वॉज, एज बन गया कंजंक्शन, इसका काम है बिकॉज। उसने मुझे घड़ी दी क्योंकि मैं उसका दोस्त था। आई थिंक समझ गए होंगे किस तरह से एज को आपको ट्रीट करना है। आगे बढ़ेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सीखने में बहुत टाइम लगता है, पकी पकाई दे रहा हूँ, कहीं लिख लेना साइड में, बहुत अच्छे रहोगे लॉन्ग टर्म के अंदर। आगे बढ़ने से पहले एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी है, 2 फिशरमैन्स को 2012 के करीब 2 इटालियन मरीन्स ने, जो ना एक तेल के टैंकर में जा रहे थे शायद, है ना, तो उन्होंने 2 फिशरमैन्स को गोली मार दी। अब कहने वाले तो यूं भी कह रहे हैं कि ये फिशरमैन जो है दोनों के दोनों पायरेट से, है ना, जो है डकैती करने जा रहे थे उसके ऊपर, जहाज के ऊपर। पर बाद में पता लगा इन्वेस्टिगेशन में कि ये नॉर्मल फिशरमैन थे,
फिर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी तो उसमें मालूम चला ये ना केवल फिशरमैन थे बल्कि इंडियन वाटर्स के अंदर भी थे, मतलब इंडिया की सरहद के अंदर थे। अब तो इनको मारा जाना बिल्कुल गलत काम था क्योंकि इनके पास कोई हथियार नहीं थे, किसी प्रकार का इन्होंने पायरेसी का अटेम्प्ट इस जहाज पे नहीं किया था। इंडिया ने फटाफट इन दोनों मरीन्स को पकड़ा, इटालियन मरीन्स को, पानी में से इनको पकड़ के लेकर के आए और डाल दिया जाकर के जेल में। जेल में डालने के बाद इटली की गवर्नमेंट होगी नाराज कि यार हमारे आदमियों कैसे पकड़ लिया, तो इन्होंने दुनिया भर के कानून लगाने शुरू कर दिए कि मरीन्स के पास इम्यूनिटी होती है, वो गोली मार सकते हैं अगर उनको अटेम्प्ट लगता है पायरेसी का। मतलब इस तरह से ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। इंडिया बोला हम तो इनको फांसी देंगे अपने लॉ के हिसाब से, जानबूझ के मारा इन्होंने ना टाइम पास करने के लिए हमारे फिशरमैन को। अब ये कोर्ट में केस गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ से मालूम चला कि इंडिया की कई बातों को उन्होंने सही माना है, पर इन मरीन्स को है ना इंडिया के अधिकार क्षेत्र से बाहर डाल दिया कोर्ट ने। बोला इन मरीन्स को सज़ा जरूर मिलेगी पर देगा कौन, इटली, ना कि इंडिया। कह रहे ये ऐसा काम है जिसके अंदर दो देशों के बीच की बात है और पानी के अंदर एक काम हुआ है, तो इसमें इंडिया का जुरिस्डिक्शन भी उतना ही है जितना इटली का भी, तो ये अब जो है ना इटली को सौंप दिए जाएँ, इंडिया का इन पर कोई हक नहीं है। अब ये कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण से, पूरे मामले से बहुत सारे लेसन्स आए हैं इंडिया के लिए, कैसे आपकी डिप्लोमेसी कमज़ोर थी, इस वजह से इटली ऐसा छोटा सा देश, वैसे बहुत पावरफुल कंट्री है इटली, पर इटली ऐसा छोटा देश जो है आपके सामने है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सामने आपके घर से दो आदमियों को खींच करके ले गया जिन्होंने आपके फिशरमैन को गोली मारी थी। समझ गए ना? तो जिस टाइप की देशी भाषा में ये कहना चाह रहा है कि आपको अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा सा मजबूत करना है। एडिटोरियल की समरी मैंने आपको दे दी, कोशिश करें इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की, लिखने से आपकी समरी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। साथ में इसकी टोन्स बता देता हूँ। टोन होती है इंट्रोस्पेक्टिव, जब आप अपने अंदर झांक करके देख रहे हो, अपनी कमियों को, लेसन सीख रहे हो, है ना, किसी शिक्षा को ले रहे हो, सबक को ले रहे हो, उसी को कहता है इंट्रोस्पेक्टिव टोन। आपने अपने अंदर झांक करके अपना गिरबान झांका। शुरू करें, चलो समरी डालना जरूर से। कह द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर द टू Kerala fishermen shot dead by Italian Marines from the Enrica Lexi about 20.5 nautical miles off India's coast in February 2012 has ended in disappointment। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट है क्वेस्ट, वर्ब है हैज एंडेड। कह रहे जो लंबी क्वेस्ट है ना, बड़ी लंबी जो सर्च है, तलाश है जस्टिस की, न्याय की, किन के लिए? दो केरला के फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए। अच्छा कौन से मछुआरे हैं भाई? जो कि हैं शॉट डेड, जिनको गोली मारी गई थी। अच्छा किसने मारी गोली? इटालियन मरीन्स से, इटली के नौसैनिकों ने। अच्छा कहाँ से आए थे मरीन्स? एनरिका लेक्सी नाम के जहाज में थे। समझ गए ना, एनरिका लेक्सी इनके जहाज का नाम था। और कहाँ मारी भाई? अबाउट 2.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडियाज कोस्ट, इंडिया के कोस्ट के, इंडिया के किनारे के इतने नॉटिकल माइल्स दूर मारी थी गोली। अच्छा कब मारी थी? फरवरी 2012 के अंदर मारी थी। कह रहा इस क्वेस्ट जो है ना, क्वेस्ट, ये जो तलाश है, जो सर्च है, एंड हो गई है डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, बिल्कुल निराशाजनक रूप से। समझ गए सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस था। सब्जेक्ट वर्ब तो इतना ही है, क्वेस्ट हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट। अब ध्यान से देखने वाली चीज़ों पे आते हैं सेंटेंस के अंदर। क्वेस्ट वर्ब मैंने आपको वर्ड का मतलब बता दिया, तलाश करना, सर्च करना, चेस करना, हंट करना, और क्वेस्ट को परस्यूट भी बोलते हैं ना। ये परस्यूट बहुत अच्छा वर्ड है, क्वेस्ट और परस्यूट को खास ध्यान दें, इन दोनों वर्ड्स को। अब आपको यूज करके दिखाता हूँ। द क्वेस्ट फॉर नॉलेज इंट्रोड्यूस्ड मी टू द फिलॉसफी। नॉलेज की तलाश ने, ज्ञान की खोज ने मुझे इंट्रोड्यूस किया फिलॉसफी के साथ, है ना। तो नॉलेज की तलाश में मैं आ गया फिलॉसफी के अंदर। इस तरीके से आप क्वेस्ट नाम के वर्ड को यूज करते हैं। शॉर्ट यहाँ पे वर्ब नहीं है। अगर आप पार्सिंग की वीडियो मेरी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट, वो एक अचानक से V3 है। ये काम करती है किसका? एडजेक्टिव का। हमारे पास मेन वर्ब तो आ चुकी है हैज एंडेड, ये दूसरी वर्ब नहीं आ सकती बिना सब्जेक्ट के, इसको मैं बोलूँगा एडजेक्टिव। वो फिशरमैन, वो मछुआरे जो कि शॉट डेड थे, जिनको गोली मारी गई थी। बढ़े आगे, चलो। करे एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इंडिया डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द मरीन्स हु इट हेल्ड वर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी as they were acting on behalf of a state। कह रहे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, ये जो आर्बिट्रेशन होता है, मैं वर्ड समझाऊंगा आपको अच्छे से, पंचायती करने को कहते हैं आर्बिट्रेशन करना। तो कह रहा दुनिया भर की इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, जो पंचायती की कोर्ट है, उसने ऐसा रूल कर दिया है, ऐसा फैसला दे दिया है। रूल करना मतलब फैसला देना। अच्छा क्या भाई जजमेंट है उसका? जजमेंट ये है दैट इंडिया के पास नहीं है जुरिस्डिक्शन, इंडिया के पास नहीं है हक, इंडिया के पास नहीं है कमांड। अच्छा किस चीज़ की भाई? ट्राई करने की, कोशिश करने की, इनको केस चलाने की, है ना। और किसके ऊपर? मरीन्स के ऊपर, इन नौसैनिकों के ऊपर। तो इसने कोर्ट ने बोला कि भाई इंडिया के पास कोई ताकत नहीं है कि इनको खींच करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इनके ऊपर
केस चलाए। अच्छा मरीन कौन है भाई? हु इट हेल्ड वर एंटाइटल्ड टू, कह रहे जो कि ये वो है, इसने ऐसा हेल्ड, ऐसा कोर्ट ने ऐसा बोला, इट हेल्ड कि ये है एंटाइटल्ड टू, पूरी तरह से डिजर्विंग है, पूरा इनका हक है। और किस चीज़ का? इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी का मतलब होता है कुछ भी कर दो तुम्हारे कोई सजा नहीं मिलेगी, इम्यूनिटी है आपको। तो कह रहे जो कि इन्होंने बोला कि ये दोनों के दोनों इम्यूनिटी का एंटाइटलमेंट रखते हैं। अच्छा क्यों रखते हैं? एज, क्योंकि दे वर एक्टिंग, ये एक्ट कर रहे थे बिहाफ पे, तरफ से एक स्टेट की, एक देश की। समझ गए ना? तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई इंडिया के पास कोई हक नहीं है इनके ऊपर, मरीन्स के ऊपर आप ट्राई करें, इनके ऊपर केस चलाएं। ये वो मरीन्स हैं जैसा कि इसने कोर्ट ने बताया कि ये एंटाइटल्ड थे इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि ये एक स्टेट की बिहाफ पे काम कर रहे थे, इंडिविजुअली अपना जहाज लेकर के पानी में से नहीं जा रहे थे। स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं है, पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट, है ना। वैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं तो अपने राज्य सरकार समझ लेते हैं, पर वैसे इंटरनेशनल पॉलिटी में स्टेट का मतलब है किसी भी देश की सरकार। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आए, बहुत सारे क्लोज आए हैं, बहुत सारी वर्ब्स आई हैं, सारे क्लोज वर्ब्स को आप मिलाते जाएं। आर्बिट्रेशन कोर्ट हैज़ रूल्ड, इंडिया डज नॉट हैव, है ना। हु, इसके साथ में वर आ गया, दे के साथ में वर एक्टिंग आ गया। सिंपल समझोगे तो बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ के। अब आ जाओ इसमें देखने वाली चीज़ों पे। ये ट्राई करना क्या होता है सर? कोशिश करना होता है ना, ट्राई अगेन, तो फिर से कोशिश करेंगे। अब ये मरीन्स को ट्राई करने का मतलब क्या है? जब आप किसी को पुट करते हो ना अंडर ट्रायल, जब आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हो, जब किसी पे केस चलाते हो, सुनवाई करवाते हो उसकी सजाओं की, उसको भी कहते हैं ट्राई करना। तो ट्राई वर्ब का एक और मीनिंग भी है, किसी पे केस चलाना। समझ गए ना? ट्राई समबडी। अच्छा जुरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र, अथॉरिटी बोल दो, कमांड बोल दो, इन्फ्लुएंस बोल दो। अब एक देखने वाला वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका नाम है आर्बिट्रेशन। ध्यान से देखना, इस वर्ड को मुझे खास करके समझाना पड़ता है क्योंकि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का मीनिंग है। देखो आर्बिट्रेरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मन माना। जब कोई काम आप ऐसा करो ना जो लॉजिक से बाहर हो, मन माने ढंग से करो, तो आप आर्बिट्रेरी उस काम को कर रहे हो। इसका सिनोनिम होता है डिस्क्रिशनरी। फॉर एग्जाम्पल, द जज हैज़ कम इन फॉर सीरियस क्रिटिसिज्म फॉर हिज आर्बिट्री डिसीजन। जज साहब ने पा लिया है, कम इन फॉर, देखिए ना फैजल वो मेरे साथ बहुत बार जानबूझ करके लिखता हूँ ऐसी, कह रहे जज साहब ने पा लिया है, कम इन फॉर कर लिया है, अचीव कर लिया है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म को, सीवियर क्रिटिसिज्म को, क्योंकि उसके मनमाने डिसीजन के कारण। ऐसा डिसीजन जो आर्बिट्रेरी था, मनमाना था। अब देखो आर्बिट्रेरी हमेशा मनमाने को ही बोलेंगे और नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव जो है ना, इसको अपने तरह से लेंगे। पर आर्बिट्रेरी से एक वर्ड बनता है जो पॉजिटिव बनता है, उसका नाम है आर्बिट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? दो पार्टियों के बीच में सुलह करवाना, एडजुडिकेशन करवाना, पंचायती करना, पॉजिटिव वे के अंदर। द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टेट्स रीच्ड द एससी फॉर आर्बिट्रेशन। जो डिसएग्रीमेंट था दोनों स्टेट्स के बीच में, पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में आर्बिट्रेशन के लिए। यहाँ पे आर्बिट्रेशन क्या करा है? पंचायती के लिए पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट अपने ढंग से इन दोनों को सुलझाएगी इस मामलों को। समझ गए ना? तो पॉजिटिव वे में आर्बिट्रेशन, जिसका मतलब है दोनों के बीच में सुलह करवाना। नेगेटिव वे में मन माने ढंग से कोई काम को कर जाना। द ओल्ड मैन वॉज रिक्वेस्टेड टू आर्बिट्रेट बिटवीन द फाइटिंग नेबर्स। दोनों लड़ते हुए पड़ोसियों के बीच में बूढ़े आदमी को रिक्वेस्ट किया गया कि तुम आर्बिट्रेट करो, बीच में पंचायती करो, थोड़ा सा अपना मीडिएशन करके इनके झगड़े को सुलझाओ। हमेशा नेगेटिव जो है एडजेक्टिव बनेगा, नाउन और वर्ब फॉर्म है, हमेशा पॉजिटिव वे में आएगी। तो देखो अभी कौन सी कोर्ट थी भाई? आर्बिट्रेशन कोर्ट। अब ये देखो पूरी कहानी रामायण में इसलिए बताई है, तुम आर्बिट्रेरी वर्ड देख करके कमेंट में डालोगे सर ये नेगेटिव वर्ड है, आपने कैसे इस कोड के आगे लगा दिया। भाई नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों काम करता है, समझो चीज़ों को। बढ़े आगे। यहाँ पे मैंने कौन सा कमेंट डाल रखा है ना? एंटाइटल मतलब डिजर्विंग, कोई चीज़ एंटाइटल होती है तो आप डिजर्विंग होते हो उस चीज़ के लिए। आगे बढ़े। कह रहे द परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड PCA in the Hague admitted that both India and Italy had concurrent jurisdiction in the matter, but concluded that the Marines immunity precluded India's jurisdiction. खूबसूरत सेंटेंस है, बड़ी अच्छी ग्रामर के साथ, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी के साथ। देखना, कह रहे जो कोर्ट है ना PCA, जिसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखो पंचायती की कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट है। कहाँ पे? हेग नाम के शहर में। इसने एडमिट कर लिया, मान लिया। अच्छा क्या माना भाई? माना ये कि बोथ, दोनों के दोनों, इंडिया और इटली है ना, इनके पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। ऐसे अधिकार क्षेत्र हैं, ऐसे हक हैं इनके जो कि हैं कंकरेंट, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाले। आप बोल रहे हो मेरा हक है, मैं बोल रहा हूँ मेरा हक है, हम दोनों ने बोल दिया हमारा दोनों का हक है, तो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन हो गया हमारा इस चीज़ के ऊपर। तो इसने कोर्ट ने मान लिया कि दोनों का बराबरी का हक है इस जुरिस्डिक्शन पे, इस मामले पे, इस मैटर पे। लेकिन बट कंक्लूड कर दिया किसने?
पीसीए ने। लेकिन पीसीए ने कंक्लूड कर दिया इस बात पे, आ गई पीसीए लास्ट में ये उसने बोल दिया दैट वो ये कि जो मरीन्स की इम्यूनिटी है ना, जो इन मरीन्स की सुरक्षा कवच है, इम्यूनिटी है, वो प्रिक्लूड करता है, वो रोक देता है इंडिया के जुरिस्डिक्शन को, इंडिया के हक को। तो कोर्ट ने क्या माना, भाई वास्तव में तो दोनों का हक है, इंडिया जो खींच कर लेके गई है इनको पकड़ के और उनको सजा देने का काम कर रही है, गलत नहीं है। और इटली का कहना भी ठीक है कि इनको सजा नहीं देनी चाहिए, हमारे आदमी है, कह रहे दोनों का हक है। लेकिन जो ये इम्यूनिटी मिलती है ना मरीन्स को, खास इस टाइप के मरीन्स को, उसकी वजह से इंडिया का जुरिस्डिक्शन जो है प्रिक्लूड हो गया है, वो खत्म हो गया है, सिर्फ इटली का बचा है। समझ गए सेंटेंस को? दो वर्ब्स क्लियर किए एक ही सब्जेक्ट ने। पहला है इसका एडमिटेड, दूसरा है बट नाम के कंजंक्शन के बाद कंक्लूडेड। एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स ले सकता है अगर उनके बीच में कंजंक्शन आ जाए, यही काम यहाँ पे हुआ है। अब आ जाओ सेंटेंस पे, देखने वाला वर्ड है प्रिक्लूड। इसका मतलब क्या होता है? प्री एक्सक्लूड। प्री एक्सक्लूड, इस वर्ड को मैं तोड़ के बता रहा हूँ रूट वर्ड्स के जरिए। पहले से किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे ना तो आप प्रिक्लूड कर देंगे। पहले से किसी चीज़ को प्रिवेंट कर दें, रोक दें, डिटर कर दें, ऑब्विएट कर दें, बिना काम का बना दें, हिंडर कर दें, उसके रास्ते में रोड़ा फंसा दें, तो आप क्या कर देंगे उसको? प्रिक्लूड। तो यही किया इम्यूनिटी ने, रास्ते में रोड़ा फंसा दिया, इंडिया के जुरिस्डिक्शन के प्रिक्लूड कर दिया, प्री एक्सक्लूड कर दिया। समझे ना? देखो इसी तरीके से वर्ड्स याद होते हैं, रूट वर्ड्स के सारे आप वर्ड्स को याद कर सकते हो। शक्तिमान नहीं हो आप, कोई भी नहीं कर सका है डिक्शनरी को याद, ऐसी कोशिशें मत किया करो। अच्छे अच्छे वर्ड पकड़ लो, 3-4 हज़ार मैं करवा रहा हूँ आपको, और रूट वर्ड्स के सारे उनको पकड़ने की कोशिश करो। रूट वर्ड्स की सीरीज चल रही है खबरी पे, फॉलो करें। एक ऐप है खबरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। आगे बढ़ेंगे। कर इन इंडियाज फेवर द पीसीए फाउंड दैट द इटालियंस वेसल हैड वायलेटेड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द इंडियन फिशिंग वेसल अंडर UNCLOS। इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे इंडिया के फेवर में, इंडिया के हक में उसने क्या बोला? पीसीए ने ऐसा फाउंड, ऐसा पाया। ये पीसीए कौन है? ये कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। कह रहे इंडिया के हक में कोर्ट ने ऐसा पाया कि इटालियन वेसल जो है, वेसल का मतलब होता है जहाज, कोई शिप। तो कह रहे इटली की जो शिप थी या जहाज था, जो नौका थी, नाव थी, इसने वायलेट किया था, इसने ब्रीच किया था, उल्लंघन किया था राइट का, हकों का, और फ्रीडम के ऑफ नेविगेशन का, है ना। हक भी इसने वायलेट किए थे इन मछुआरों के, और फ्रीडम को भी वायलेट किया था नेविगेशन की। नेविगेशन मतलब इधर उधर जाना, कहीं घूम फिर के तफरी मार के आना। अच्छा, किन की? इंडियन फिशिंग वेसल की, हमारी जो फिशिंग मछली पकड़ने वाली जो वेसल थी उसकी। और किसके अंडर? UNCLOS, इस नाम के लॉ के अंडर में। कह रहा ओवर एंड द एक्शन विच कॉज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड हार्म मेरिटेड कॉम्पनसेशन। कह रहे जो एक्शन है ना, जो ये हरकत है जो कि कॉज करती थी लॉस को, लाइफ्स के, जिंदगियों के, प्रॉपर्टी के और हार्म को, ये तीनों चीज़ों को जो कॉज करता था एक्शन, ये मेरिट करता था कंपेंसेशन को, ये मांगता था कंपेंसेशन को, ये डिजर्व करता है एक भरपाई। सेंटेंस पूरा रिपीट कर रहा हूँ, फिर बहुत अच्छी इसके अंदर एक सबक भी है, बहुत अच्छा है ना। पहले सेंटेंस बताता हूँ, फिर ग्रामर बताऊँगा, फिर वो चीज़ पे आएंगे। इंडिया के फेवर में पीसीए ने फाउंड किया इटली का जो जहाज़ था उसने वायलेट किया था, ब्रीच किया था, ट्रेस पास किया था, उल्लंघन किया था, सारे सिनोनिमस के, इंडिया के राइट और फ्रीडम को नेविगेशन के इन इंडियन वेसल के, है ना, हमारे मछुआरों की उस नाव के, इस लॉ के नीचे, UNCLOS नाम के इस कानून के नीचे। और कह रहे जो एक्शन था जिसने कॉज कर दिया, जो कारण बन गया नुकसान का, जिंदगियों के, प्रॉपर्टी के और जो है हार्म के, है ना। कह रहे जो कारण था ना, ये मेरिट करता है, ये नेसेसरी बनाता है, ये किसी चीज़ को ज़रूरी बनाता है, और वो जो चीज़ क्या है? कंपेंसेशन, भरपाई। तो कह रहे वास्तव में इटली के लोग गलत घुसे थे इंडिया के वाटर्स में, और इसके लिए इनको इंडियन मछुआरों को कंपेंसेशन देना चाहिए। सेंटेंस की पहले वोकैबुलरी बता दूं। वोकैबुलरी है मेरिट करना। जब आप मेरिट करते हो ना किसी चीज़ को, आप नेसेसरी बना देते हो। देखो कैसे बनता है वर्ड। अब मेरिट में आए होगे कभी, मान लो नहीं भी आए हो तो आपको सुना तो होगा ना मेरिट में आना क्या होता है। मेरिट में आते हो, सबसे ऊपर आते हो टॉप प्रायोरिटी पे। अगर किसी चीज़ को अपने मेरिट कर देते हैं ना, वर्ब फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर आप किसी चीज़ को मेरिट कर देते हैं ना तो वो चीज़ टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। जैसे आप मेरिट में आते हो, आप टॉप प्रायोरिटी पर्सन बन जाते हो ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। वैसे ही इस चीज़ को जैसे मेरिट किया तो ये चीज़ टॉप प्रायोरिटी बन गई, तो अब ये चीज़ होगी नेसेसरी। इसीलिए मेरिट करने का वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना। अब किसी चीज़ को नेसेसरी बनाने के लिए दो वर्ड्स हैं अपने पास दूसरे मेरिट के अलावा, नेसेसिटेट और वारंट, है ना। नेसेसिटेट नेसेसरी बनाना, वारंट किसी चीज़ की मांग करना। तो तीनों हो गए सिनोनिम एक दूसरे के, मेरिटेड, नेसेसिटेड और वारंटेड। समझो इसको, ऐसे इन तीनों वर्ड्स को आपको कनेक्ट करना है आपस के अंदर। अब इसमें एक सबक ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये किस्सा यूएसए के मछुआरों के साथ हुआ होता और उन्होंने ये पा लिया होता कि यूएस के मछुआरों की गलती नहीं है, यूएसए
यूएसए इटली खत्म कर देता, हटा देता नक्शे से ना, अगर इटली इस तरह से केस लड़ता यूएसए के सामने। पर इंडिया क्या है, डिप्लोमेटिकली कमज़ोर है ना। इटली जैसे छोटे मोटे देशों के सामने भी अपने डिप्लोमेटिकली कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस वजह से सारा फेवर होने के बावजूद हमारे उनको बोला दोनों को छोड़ो और इटली में भेजो, बावजूद इस काम के होने के, है ना। तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। ये दुनिया बहुत ख़राब चीज़ है अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। कोशिश करें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की, वक्त अभी भी नहीं निकला है, अपने ऊपर काम करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट आस्क्ड द पार्टीज टू कंसल्ट ईच अदर ऑन द कंपनसेशन ड्यू टू इंडिया एज अ रिजल्ट। यहाँ सबसे सवाल पूछूंगा मैं, ये ड्यू टू ओविंग वाली डिबेट यहाँ पे लगेगी या नहीं लगेगी? ड्यू टू वर्सेज ओविंग टू वाला फॉर्मूला जो हम यहाँ लगाते हैं, क्या ये वही ड्यू टू है या ये कोई और ड्यू टू है? पहले आप बताओगे फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले सेंटेंस को अपने देख लेते हैं, है ना। कह रहे इसने आस्क कर दिया पार्टीज को, दोनों पार्टियों को, कि कंसल्ट करें एक दूसरे से और कंपेंसेशन पे, कंपेंसेशन क्या होता है, भरपाई, कंपेंस करने पे, कंपेंसेशन पे एक दूसरे से बातचीत करें। और कौन सा कंपेंसेशन? जो कि इंडिया के ड्यू टू है, जिसको इंडिया को ड्यू है, जिसको दिया जाना इंडिया को पेंडिंग है इस रिजल्ट के, इसके परिणाम स्वरूप। समझ गए ना। तो ऊपर पूरी वाला जो पूरा माहौल बना है ना, उसके चक्कर में जो भी कंपेंसेशन इंडिया को ड्यू है देना चाहिए, कह रहा है दोनों पार्टियां कंसल्ट करें। इसने कह दिया, आस्क कर दिया। अब इसमें देखने वाली चीज़ पे आते हैं। पहले ईच अदर, देखो कॉन्सेप्ट तो कई बार करवा चुका हूँ। ईच अदर लगेगा दो के बीच में, वन अदर लगेगा दो से ज़्यादा के बीच में। ये कॉन्सेप्ट फेल भी हो जाता है क्योंकि कई राइटर्स मानते हैं आजकल तो वन अनदर और ईच अदर एक ही बात है। अब आपको ध्यान देना है, अगर आपको सेंटेंस में कोई दूसरा पॉइंट ना मिले एरर वाला, अगर आपको कोई दूसरी ऐसी चीज़ ना मिले सेंटेंस के अंदर जिसमें एरर दिख रही हो, तो ईच अदर और वन अनदर वाली एरर को तभी ध्यान करना है ना। मैं बता देता हूँ कौन सी एरर होती है। एडम एंड ईव लव्ड वन अनदर। एडम और ईव एक दूसरे को प्यार करते थे। अब कितने थे? एडम और ईव दो ही थे। अगर दो ही थे तो फिर वन अनदर नहीं, यहाँ पे ईच अदर, ईच अदर, ठीक है ना। एडम एंड ईव लव्ड ईच अदर। दूसरा देखो, ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली लव ईच अदर। सारे मेंबर्स हमारी फैमिली के एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर ईच अदर लिखा तो उसका मतलब क्या है? दो ही मेंबर्स हैं। अरे भाई दो ही मेंबर्स हैं तो फिर नाम लिख दो ना। मैं और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, मैं और मेरी मदर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो दो की बात है तो ऑल की बात, यहाँ पे ऑल लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर ऑल लिखा है तो कहने का मतलब क्या है? फैमिली में दो या दो से ज़्यादा ही मेंबर्स हैं। अब मैं इस केस में यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे वन अनदर को। समझ गए ना। दो के बीच का लफड़ा ईच अदर, दो से ज़्यादा के बीच का लफड़ा वन अनदर। पर ये इसको हमेशा ना रूल ऑफ थंब की तरह मत लेना इसको, है ना। सेंटेंस में देख लेना कोई और एरर ना हो तभी इसको अप्लाई करना। आजकल बैंक्स के अंदर इसको एक ही तरह से ट्रीट किया जा रहा है दोनों को, खास करके बैंक्स में। एसएससी वाले तो आज भी इसको अलग अलग ट्रीट करते हैं। आगे बढ़े। ड्यू टू क्या होता है भाई? वो जो आपको बताया था ना मैंने, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, कॉज्ड बाय, जहाँ पे हम ड्यू टू वर्सेस ओविंग टू लिखते थे, याद होगा आपको। ये वो वाला ड्यू टू नहीं है ना। कैसे? शी पेड द मनी ड्यू टू मी। उसने पे की मनी जो कि मेरे से पेंडिंग थी, जो कि उसने मुझे देनी थी, जो कि वो देनदार थी मुझे देने वाली। समझ गए ना। तो ये ड्यू टू कौन सा है? ये वो वाला ड्यू टू है कि आप किसकी देनदारी रखते हो। वो ड्यू टू था दूसरा वाला, हर डिसअपॉइंटिंग एग्जाम रिजल्ट्स आर ड्यू टू हर इन अटेंशन इन द क्लास। उसके निराशाजनक एग्जाम के रिजल्ट्स हैं ड्यू टू, कारण से उसकी अटेंशन ना देने की क्लास के अंदर। तो ये ड्यू टू अलग है जिसमें हम बताते हैं किस कारण से कोई काम हुआ है, और ये ड्यू टू अलग है जिसमें हम बताते हैं कौन सी चीज़ को ड्यू टू किया जा रहा है दूसरे के साथ में, कौन सी चीज़ दूसरे की देनदारी है। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ। इससे पहले जनरली मनी होगी, कंपेंसेशन होगा, है ना, कुछ इस तरह की चीज़ होगी जो एक दूसरे को दी जाती है, जो एक दूसरे से उधारी में रहती है। समझ गए ना। तो यहाँ पे कंपेंसेशन आ रहा है, इससे मुझे पता लगा ड्यू टू दूसरा है। आगे बढ़े। कह रहा मोर सिग्निफिकेंटली द PCA rejected a key argument by Italy that India, by leading the Italian vessel into its territory and arresting the Marines, violated its obligation to cooperate with measures to suppress piracy under Article 100 of UNCLOS। कह रहा मोर सिग्निफिकेंटली, और ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है, PCA ने रिजेक्ट कर दिया, इस कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट को। अच्छा किसके द्वारा था? इटली के द्वारा था। अच्छा क्या था? कि ये था कि इंडिया जो है, और कैसे लीड करके ले जा करके अगुवाई करके इटालियन वेसल की अपनी टेरिटरी में, और अरेस्ट करके मरीन्स को, इन दोनों को पकड़ करके। कह रहे जो इंडिया है ना, इसने वायलेट किया है इसके उस कर्तव्य को, फ़र्ज को, ऑब्लिगेशन को, जो है कोऑपरेट करने का उन कदमों, मेजर्स के साथ में
जो सप्रेस करने के लिए हैं, दमन करने के लिए हैं, ख़त्म करने के लिए हैं पायरेसी आप जानते हैं, है ना, लूट खसोट, अंडर आर्टिकल 100 ऑफ UNCLOS, है ना। तो कह रहा है इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट जो है इटली का बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया ने जो इनको पकड़ा इनकी शिप को, है ना, इटालियंस की, और इनको पकड़ करके अरेस्ट किया है ना, तो इससे इन्होंने पायरेसी वाले इस आर्टिकल को, ऑब्लिगेशन को इन्होंने वायलेट किया। कह रहा है ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंडिया को अरेस्ट करना था और सही करना भी बनता था उसका, इसीलिए उसने अरेस्ट किया है इन दोनों पागलों को। अब देखने वाली चीज़ क्या है, इंडिया, बाकी तो उसमें कुछ आ नहीं रहा ना, ऑब्लिगेशन वर्ड देख लेना, फर्स्ट को बोलते हैं ऑब्लिगेशन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है सेंटेंस, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कह रहे दिस मे मीन दैट आर्बिट्रेशन कोर्ट डिड नॉट व्यू द इंसिडेंट एज वन रिलेटेड टू पायरेसी एट ऑल। कह रहे ये ऐसा मान सकते हैं, दिस मे मीन, इसका ऐसा मतलब निकल सकता है कि ये जो पंचायती वाली कोर्ट थी, आर्बिट्रेशन पॉजिटिव सेंस में, है ना, ये जो पॉजिटिव सेंस में पंचायती वाली मीडिएशन वाली कोर्ट थी, इसने नहीं देखा इस इंसिडेंट को एक उस तरह की तरह, एज वन, उस तरह से जो कि रिलेटेड टू है पायरेसी से, डकैती से, एट ऑल, बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये है कि इसने फिशरमैन्स को बिल्कुल भी पायरेसी का जिम्मेवार नहीं माना है इस कोर्ट ने। इसने बोला भोले वाले मछुआरे थे, है ना। पायरेसी समझे, जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, वो पायरेट्स होते हैं, उन्हीं को पायरेट बोलते हैं, अपने लूट खसोट का काम होता है उनका, है ना। चलो, कह रहा है इंसिडेंट हैड कॉज्ड नेशनल आउटरेज as the public saw these as wanton killings, in so much as the circumstances indicated no attempt by the fishing vessel at piracy। कह रहे जो इंसिडेंट है ना, इसने कॉज कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है, कारण बन गया है, प्रोवोक कर दिया है, इंस्टिगेट कर दिया है, किंडल कर दिया है, भड़का दिया है ना। सब सिनोनिम बता रहा हूँ मैं, रोज बताता हूँ, याद होने चाहिए आपको, कॉज के सारे सिनोनिम है। कह रहे इंसिडेंट ने कॉज कर दिया है, कारण बन गया है नेशनल आउटरेज का, पूरे देश के अंदर गुस्से का, आउटरेज मतलब फूट के गुस्से, गुबार होता है ना, उसे कहते हैं आउटरेज। कह रहा क्योंकि एस जो पब्लिक ने देखा इनको, और कैसे देखा, वांटन किलिंग्स की तरह, ऐसी किलिंग्स जो कि बिल्कुल वांटन है। वांटन मतलब आप एकदम बोर हो जाते हो ना, आप कहते हो यार टाइम पास करता हूँ, चल मछुआरों को मारूंगा आज, है ना। तो पब्लिक ने देखा कि ये बिना बात की किलिंग्स की तरह इन दोनों जो है हत्याओं को, और कह रहे इस तरह से देखा कि इन सो मच एज, वो इस तरह से की कि जो सर्कमस्टेंसेस है ना, जो कंडीशंस थी उस वक्त की, इंडिकेट करती थी किसी भी अटैम्प्ट को नहीं इन मछुआरों की वेसल के द्वारा, फिशिंग वेसल के द्वारा पायरेसी का। सेंटेंस रिपीट करता हूँ, फिर इसमें देखने वाली चीज़ों पर ना। इंसिडेंट ने कॉज कर दिया है पूरे देश में गुस्से को, क्योंकि पब्लिक ने देखा इनको वांटन किलिंग्स की तरह, है ना, बिना बात की हत्याओं की तरह, और इस तरह से की कि जो सर्कमस्टेंसेस थे जिन्होंने इंडिकेट कर दिया कि कोई भी अटेम्प्ट नहीं था इस मछुआरों की नाव के द्वारा पायरेसी का। पायरेसी मतलब लूट खसोट। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़, आउटरेज, आउट मतलब गुस्सा, बाहर, रेज मतलब गुस्सा। जब आपका एक्सट्रीम एंगर होता है ना, उसको कहते हैं आउटरेज, आपके बाहर आ जाता है आपकी बॉडी से, है ना, उसी को कहते हैं आउटरेज, है ना। इसके लिए बहुत अच्छी अपने पास एक इडियम भी है, फॉर्म एट द माउथ, है ना, फॉर्म एट द माउथ। इसका मतलब ये होता है गुस्से से आपके मुंह से झाग निकले ना गुस्से के, तो भी आपका आउटरेज होता है, बहुत गुस्सा होता है। अच्छा, वांटन मैंने आपको बता दिया, क्रूअल हो, मर्सीलेस हो, विदाउट प्रोवोकेशन हो, बिना बात की बात के कोई किलिंग हो जाए, उस काम को करेंगे वांटन। वांटन एक एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब होता है ठरकी, कोई आदमी बहुत ठरकी हो उसको आप वांटन बोल सकते हो, एडजेक्टिव और नाउन की तरह, दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो, है ना। वो भी मर्सीलेस, क्रूअल ही होता है ना, बिना प्रोवोकेशन के कुछ ऐसा काम करता है वांटन। अच्छा, इन सो मच एज क्या होता है, देखो, इन एज मच एज, इसका मतलब होता है कंजंक्शन होती है, इसका मतलब होता है वो इसलिए की। देखो याद करना पड़ेगा इसको, 4-5 सेंटेंस में आपको बना के दिखा दूंगा कभी, है ना। आप इसको 2-4 बार देखो, आपको इसको यूज़ भी करना आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इन एज मच को एक साथ लिखना है, इन एज मच एज पूरा एक कंजंक्शन है, इसको अलग अलग मत तोड़ने की कोशिश मत करना। दिस वॉज अ गुड डिसीजन इन एज मच एज इट वर्क फॉर यू, ये एक अच्छा डिसीजन था, वो इसलिए की, इन एज मच एज ये तुम्हारे लिए काम किया, समझ गए ना। तो इन एज मच एज क्या कहता है, वो इसलिए की। अब वही बात हुई यहाँ पे भी, इन एज मच एज वो इसलिए की क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ने नहीं दिखाया था किसी भी पायरेसी के अटेम्प्ट को। एज कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे या प्रेपोजिशन की तरह, पॉज करो वीडियो को, मुझे बताओ, एज यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। चल सर, अगर ये कंजंक्शन होती तो इसके बाद में क्लोज होता, क्लोज तो है नहीं, तो ये काम कर रहा है प्रेपोजिशन काम कर रहा है, तो मतलब की तरह है। तो पब्लिक ने देखा इनको की तरह है, कैसे, वांटन किलिंग्स की तरह। सब फॉर्मूला बेस्ड है, आपको मैं फॉर्मूला इंग्लिश में लगाने की आंखें दे सकता हूँ, बस उन आंखों को यूज़ आपको करना है ना। आज तक आपने अंधेरे में सीखी हैं सब चीज़ें, रूल रट्टे मारे होंगे रूल्स के, आज मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, हर चीज़ के फॉर्मूला इंग्लिश में, फॉर्मूला को फॉलो करें। बढ़ेंगे आगे। कह रहा था फिशिंग वेसल
was within the country's contiguous zone and it was quite clear that the offence warranted arrest एंड प्रोसिक्यूशन अंडर डोमेस्टिक लॉ। कह रहे तो फिशिंग वेसल थी, ये जो मछुआरों की नाव थी बिल्कुल अंदर थी कंट्री के कंटिग्यूस जोन में। कंटिग्यूस जोन कौन सा होता है? वो कंट्री का जोन जिसके अंदर कंट्री के हक है, ऐसा समझ लो इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले का जोन है ना। तो कंट्री के नेबर के आसपास के नेबरिंग जोन के अंदर फिशिंग वेसल जो थी अंदर थी। कह रहे और ये चीज़ बड़ी क्लियर थी, इट वॉज वेरी क्लियर, क्वाइट क्लियर, क्या कि जो ऑफेंस था ना ये वारंट करता था, ये ज़रूरी बनाता था, ये मेरिट करता था अरेस्ट को और प्रोसिक्यूशन को, केस चलाने को अंडर डोमेस्टिक लॉ, हमारे घरेलू कानून के नीचे। समझ गया? तो कह रहा है बिल्कुल सही काम था, इनको पकड़ा है, जो इनको अरेस्ट किया है बिल्कुल सही काम हमने किया था। वारंट वो अब आपने देखी ऊपर देखा था मेरिट, मेरिट मतलब किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना, वारंट मतलब किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना। तो मेरिटेड, वारंटेड, नेसेसिटेटेड तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम। बढ़ेंगे आगे। करो विद द पायरेसी एंगल रूल्ड आउट अ रेगुलर ट्रायल वॉज इन ऑर्डर। कह रहे साथ ही होने के, विद होने के साथ ही, किसके? पायरेसी एंगल के, पायरेसी की तरफ से देखने वाले एंगल के रूल आउट होने के। रूल आउट करना मतलब किसी चीज़ को डिसमिस कर देना, किसी चीज़ को प्रेक्लूड कर देना, एक्सक्लूड कर देना, बिल्कुल एंगल से बाहर ले आना। तो कह रहा है ये पायरेसी वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को रूल आउट करने के बाद ही, इस एंगल को दरकिनार करने के बाद ही एक रेगुलर ट्रायल जो था ना वॉज इन ऑर्डर, वो बिल्कुल था इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब अपनी जगह पे, इन प्लेस, बिल्कुल सही था और इन ऑर्डर था, इसका मतलब ये। तो एक रेगुलर ट्रायल को लगाया गया। कह रहा था यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन ओवर द प्रोसिक्यूशन एंड इंश्योर्ड अ क्विक ट्रायल। अब गलती बता रहा सरकार की। कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए था, फिर से अपने अंदर ले लेना चाहिए था, अपने नीचे ले लेना चाहिए था इसके प्रोसिक्यूशन को, इस ट्रायल को, और इंश्योर कर देना चाहिए था, शुड हैव इंश्योर्ड, किसको? अ क्विक ट्रायल, फटाफट से एक केस की सुनवाई को। इंडिया में ये होता है ना, अब ये इटली के मरीन्स को तुम अपनी यहाँ की तिहाड़ जेल में बंद करके 15 साल केस चलाओगे तो इटली तो डिप्लोमेसी करेगा तुम्हारे साथ, 3 महीने में सजा दे देते इनको कोई केस वेस चला के, वो तो तुमसे हुआ नहीं। तो कह रहे यही कह रहे हैं सरकार को कि तुम्हें अपने नीचे ले लेना था केस, इसको फास्ट ट्रैक पे चलवाना था और फटाफट से क्विक ट्रायल करवाना था। इंडिया में ये चीज़ें तब तक कोई नहीं समझता, जब तक खेत चुग के चिड़िया नहीं चली जाती ना, तब तक ये चीज़ें कोई नहीं समझता। शुड हैव प्लस में V3 आपको पता है क्या काम करती है, मॉडल का पास फॉर्म होता है। यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये कर चुका होना चाहिए। यू मे डू दिस, तुम इसको कर सकते हो। यू मे हैव डन दिस, तुम इसको कर चुके होगे। समझ गए? पास्ट के अंदर अगर मॉडल को बनाना हो तो हैव प्लस V3 लगा दो, बड़े आसानी से आप मॉडल का पास कर सकते हो। सरकार को भी इस काम को कर चुका होना चाहिए था और इंश्योर किया जा चुका होना चाहिए था। बढ़े आगे। कह रहा हाउएवर, हालांकि as legal matters were being sorted out and India was dealing with diplomatic fallout, the Marines managed to obtain orders to leave the country। कह रहे क्योंकि as या जैसे कि जो लीगल टेंगल्स थे, जो कानूनी पेचीदगियाँ थी, दांव पेच थे, उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा था। कंटिन्यूस टेंस में पैसिव बना के पास्ट का वर बीइंग सॉर्टेड आउट। सॉर्ट आउट करना मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन करना। करेक्ट, क्योंकि लीगल टेंगल्स का, कॉम्प्लिकेशन, कन्फ्यूजन्स का सॉर्ट आउट का काम चल रहा था। तो कह रहे इंडिया जो था ना वो डील विल कर रहा था, निपट रहा था कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक फॉल आउट के साथ। फॉल आउट मतलब बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम। कह रहे जब ये दोनों काम हो रहे थे ना, हम लीगल बैटल्स को सॉर्ट आउट कर रहे थे और डिप्लोमेटिकली फॉल आउट को, जो हमारा, जो इटली के साथ जो हमारी लड़ाई है डिप्लोमेटिकली, उससे निपट रहे थे। हुआ क्या कि मरीन्स ने मैनेज कर लिया ऑब्टेन करने के ऑर्डर्स को कि कंट्री को वो लीव कर जाएं, इस कंट्री को वो छोड़ के चले जाएं। इस बीच में जब इंडिया इधर फंसा था तो मरीन्स को कहीं किसी इंटरनेशनल एजेंसी से ऑर्डर मिल गया कि इनको दोनों को छोड़ा जाए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? फॉल आउट वर्ड को नोट कर लेना। बैड कॉन्सिक्वेंस, रेमिफिकेशन, इम्प्लीफिकेशन है ना, बैड आउटकम, उसको कहते हैं फॉल आउट। आगे बढ़े। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ओनली द सेंटर एंड नॉट केरला कैन प्रोसिक्यूट द मरीन्स। सुप्रीम कोर्ट साहब ने रूल कर दिया, ऐसी दे दिया उसने अपना जजमेंट कि जो महज सेंटर है ना, और ना कि केरला प्रोसिक्यूट कर सकता है इन मरीन्स को, केस चला सकता है इन 9 सैनिकों पे। तो केरला हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, है ना, मद्रास हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही चला सकता है, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। कह रहा बिगर लीगल इशू विच कॉस्ट मोर डिले केम लेटर। एक बड़ा लीगल इशू, एक बड़ा कानूनी मुद्दा जिसने कॉज कर दिया और ज़्यादा डिले को, वो केम लेटर हुआ, वो और बाद में आया। अब देखो वो इशू बताएगा। कह रहा द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वोक्ड द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेफ्ट एक्ट 2002। देखो ये जो है ना,
ये जो है ना, ये पूरा एक ही एक्ट है, एक एक्ट का नाम है। इसका मालूम कैसे चला, इसके आगे द आ रहा है ना। एक्ट के आगे अपने हमेशा द लगाते हैं, जैसे कोटपा एक्ट है, पोटा एक्ट है, टाडा एक्ट है, सबके आगे द लगाते हैं। तो ये पूरा एक ही एक्ट है, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें, फिर भी कोशिश करेंगे अपने। चलो, करें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना जो अपनी NIA है, इसने इन्वोक कर दिया, इसने जगा दिया, इसने कॉज टू राइज कर दिया, इसने इम्पोज कर दिया, एनफोर्स कर दिया, अप्लाई कर दिया इस वाले एक्ट को, है ना। तो NIA ने ये वाला एक्ट जो है इन मरीन्स के ऊपर जा करके लगा दिया। अब ये एक्ट क्या करता है, ये आगे बताएगा। इस एक्ट्स को आपको पूरे को एक साथ लेना होता है, बस ध्यान रखें इनके पहले आपको द लगाना होता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दिस कॉस्ट अ डिप्लोमेटिक फिरौर एज इट प्रोवाइड्स फॉर डेथ पेनल्टी। कह रहे जो एक्ट है ना, इससे सबको मिर्ची इसलिए लगी, इसने कॉज कर दिया एक कूटनीतिक फिरौर को। वहाँ से हमें फ़ोन आने लगे इटली से, क्योंकि ये प्रोवाइड फॉर करता है डेथ पेनल्टी को, मौत की सज़ा को। समझ गए ना। फिरौर क्या होता है, ऊपर आउटरेज देखा ना, एक्सट्रीम एंगर, आउटरेज, फिरौर एक दूसरे के सिनोनिम है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ डेथ पेनल्टी, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स अपने पास। चीज़ तो ख़राब है पर वर्ड्स अच्छे हैं। एक तो है सेंड समवन टू गैलोस, एक है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को ज़्यादा ध्यान रखें, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सज़ा, डेथ पेनल्टी। अब देखो ये प्रोवाइड है ना, मैं कई थोड़े दिन पहले देख रहा था टेलीग्राम पे, एक लड़का और एक लड़की लड़ रहे थे आपस में। एक कह रहा था इसके बाद 4 लगेगा, एक कह रहा नहीं लगेगा। पहले वो दोनों ध्यान से देखें और सबके सब देखेंगे, उन दोनों को छोड़ो, है ना। 4 भी लगता है, विद भी लगता है और कभी कभी कुछ भी नहीं लगता। देख लेना कब क्या लगेगा इस फॉर्मूला से। अगर आप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, किसी को कोई चीज़ देने की बात कर रहे हो ना, तो कुछ मत लगाओ। द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड्स द बेस्ट मेडिकल केयर। ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, देता है अच्छी से अच्छी मेडिकल केयर को। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ना विद लगाना है ना 4 लगाना है, सीधे सीधे लिख दो हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द बेस्ट मेडिकल केयर। अच्छा सर विद कब लगाना है, इसी सेंटेंस को मैंने लिखा है, द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स पीपल विद द बेस्ट मेडिकल केयर। हॉस्पिटल्स लोगों को बेस्ट मेडिकल केयर देता है। अगर आपने प्रोवाइड के बाद में जो चीज़ देनी है उसके साथ साथ में जिसको देनी है ना उसका नाम भी लिख दिया, तो आप उसके नाम के बाद विद लगाओगे। अब यहाँ पे विद को निकाल नहीं सकते आप। द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स पीपल द बेस्ट मेडिकल केयर, अब इसको नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे क्या आएगा, द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स पीपल विद द बेस्ट मेडिकल केयर। समझ गए ना। तो विद कब आता है, जब प्रोवाइड के बाद में सीधे सीधे जिसको दिया जा रहा है जो चीज़ उसका नाम आ जाए, उस नाउन प्रोनाउन को हम मेंशन कर दें, तो प्रोवाइड विद। अब देखो तीसरा केस कौन सा है, प्रोवाइड फॉर। अब इसके 2 मीनिंग है, 3 मीनिंग। एक मीनिंग है किसी की सारवार करना, किसी के घर की मतलब जो है नेसेसिटीज़ जो है ना, डोमेस्टिक नेसेसिटीज़ उनको पूरा करना। जब आप प्रोवाइड फॉर योर फैमिली करते हो तो आप क्या है, अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हो, उनको जो है जो भी उनका खर्चा बर्चा है उनको जो आप सहन करते हो, है ना। अच्छा दूसरा काम क्या होता है, अगर आप प्रोवाइड फॉर करते हो और आप एक लॉ, तो आप क्या कर रहे हो, एक जो है ना प्रोविजन बना रहे हो। द लॉ प्रोवाइड्स फॉर 7 ईयर पनिशमेंट फॉर अ फेलनी। ये जो कानून है प्रोवाइड फॉर करता है, इंतजाम करता है 7 साल की पनिशमेंट का एक फेलनी के लिए। फेलनी होता है कोई भी सीरियस क्राइम, है ना, मर्डर हो, रेप हो, कोई भी डकैती काम हो, उसको कहते हैं फेलनी। तो कह रहा है लॉ प्रोवाइड फॉर करता है। अब देखो प्रोवाइड फॉर, ध्यान देना, लॉ प्रोवाइड फॉर करता है, इंतजाम करता है 7 साल की पनिशमेंट का फेलनी के काम के लिए। दूसरा देखो, ही प्रोवाइड्स फॉर ए फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए इंतजाम करता है सब चीज़ों का। प्रोवाइड फॉर मतलब इंतजाम करना, अपनी फैमिली के खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज़ के खर्चे का इंतजाम करता है। ही प्रोवाइड्स फॉर हिज फैमिली। अ लिटिल सेविंग, आई हैव लिटिल सेविंग्स टू प्रोवाइड फॉर एमरजेंसी। मेरे पास बहुत कम सेविंग्स है इंतजाम रखने के लिए, प्रोवाइड फॉर करने के लिए किसी भी इमरजेंसी का। तो प्रोवाइड फॉर करना मतलब क्या होता है, किसी आगे की फ्यूचर की किसी कंडीशन का इंतजाम करना, किसी लॉ के अंदर किसी पनिशमेंट का इंतजाम करना, या अपनी फैमिली की ज़रूरतों का इंतजाम करना, प्रोवाइड फॉर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार सीखो और इस तरीके से सीखो, फिर से ज़िंदगी में मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से प्रोवाइड नाम की वर्ब यूज़ होती है। बढ़े आगे। आप सोचते होंगे सर ये लाते कहाँ से सब चीज़ें इतनी डीप में। जैसे तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, एक वक्त ऐसा था जब मैं प्रिपेयर करता था और मैं कंफ्यूज होता था सब चीज़ों में, जैसे तुम होते हो आज, यार 4 कैसे लग गया, विद क्यों नहीं लगा। मैंने बहुत टाइम दिया है, बहुत रातें दी हैं, बहुत दिन दिए हैं। अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने हर चीज़ को ना सिरे से, कन्फ्यूजन हटा करके सिरे से हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश की है ना। तो ये वही नोट्स हैं। आज की डेट में तो नोट्स मेरे पास हैं भी नहीं, सिर्फ दिमाग में है मेरे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। कर द EU थ्रेटन्ड टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शंस। EU ने थ्रेटन कर दिया, EU ने धमकी दे दी इम्पोज करने की, लगाने की ट्रेड की सैंक्शंस को, व्यापारिक सैंक्शंस को लगा दूंगा, ऐसा यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया। द लगता है आपको पता है, ग्रुप्स के नाम के आगे है ना, EU है, कोई बड़ी एजेंसी है, RBI है ना, उनके आगे द लगाना है। कह रहे अल्टीमेटली आखिरकार इट टुक टाइम फॉर दीज चार्जेस टू बी ड्रॉप्ड। इसको बहुत वक्त लगा, इट टुक टाइम, इसको लगा बहुत वक्त। और किनको, इन चार्जेस को ड्रॉप करने के लिए, इन चार्जेस को, इन आरोपों के उतर जाने के लिए। कह रहे द PCS अवार्ड विच इज़ फाइनल एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय इंडिया
is a huge setback for the expectation that the two Marines would face a criminal trial in India. कह रहा PCA का जो अवार्ड है ना, PCA की जो रूलिंग है, जो भी PCA नाम की इस कोर्ट ने दिया है अपने को, कह रहा वो अवार्ड है फाइनल, वो अवार्ड है एकदम पक्का निश्चित, और वो अवार्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट भी किया जा चुका है, माना भी जा चुका है बाय इंडिया के द्वारा। कह रहा ये जो अवार्ड है ना, अब इसकी वर्ब आई है एक बहुत ही बड़ा झटका नाकामयाबी का फॉर द एक्सपेक्टेशन, उस आशा के लिए, दैट वो ये कि द टू मरीन्स, जो दोनों मरीन है ना, ये वुड फेस करेंगे एक क्रिमिनल ट्रायल को, एक क्राइम के केस को इंडिया के अंदर। तो कह रहे ये अवार्ड इंडिया ने मान लिया है, बिल्कुल फाइनल है, और बहुत ही बड़ा सेटबैक का झटका है इंडिया के उन एक्सपेक्टेशंस के लिए कि इन दोनों को हम कभी ना कभी टांगेंगे जरूर। अब नहीं टांग सकते इनको, आप, है ना। चलो, कह रहा है इन द एंड, आखिरकार, अब यहाँ से थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, सिंपल है, देखने वाला कुछ होगा तो वहाँ स्लो करूँगा। कह रहा है इन द एंड, आखिर में इटली सक्सीड हुआ इन टेकिंग द मैटर आउट ऑफ इंडिया हैंड। इटली नाकामयाब नहीं हुआ, इटली कामयाब हुआ टेक करने में, ले जाने में मैटर को, इस मुद्दे को इंडिया के हाथों से बाहर। तो इंडिया से मरीन भी छुड़वा लिए और फैसला भी ले आया इंटरनेशनल कोर्ट से, इटली कामयाब रहा, इंडिया के हाथ से मामला अब निकल चुका है। कह रहा है इट शुड नाउ मेक गुड ऑन इट्स कमिटमेंट टू हैव द मरीन्स ट्राइड अंडर डोमेस्टिक लॉज। कह रहा है इसको अब मेक गुड करना चाहिए, इसको भरपाई करनी चाहिए। मेक गुड मतलब जो काम रह गया है उसकी भरपाई कर दो, तो आप मेक गुड कर देते हो। तो कह रहे इसको मेक गुड करना चाहिए, इटली को भरपाई करनी चाहिए अपने उस कमिटमेंट की, उस वादे की, जो कि हैव द मरीन्स ट्राइड, जो कि इन मरीन्स को ट्राई करवाने का है, जो कि इन मरीन्स के ऊपर केस चलवाने का है अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉज, अपने डोमेस्टिक लॉज के नीचे। मेरे ख्याल से सेंटेंस समझ गए होंगे। आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट यही है, फटाफट देखते हैं, 2 मिनट में आ जाएगा। पॉजिटिव वर्ब्स मैं आपको एक एक करवा रहा हूँ। एक तो मैं आपको करवा चुका हूँ मेक, दूसरी आ गई हैव, है ना। हैव, हैज़, हैड, तीनों तरह की होती है पॉजिटिव वर्ब। देखो मेक का मतलब क्या था, एक बार रिवाइज कर लेना। आई विल मेक यू डांस, मैं तुम्हें नचाऊंगा। देखो नाच कौन रहा है, तुम नाच रहे हो। किसने नचाया तुम्हें, मैंने नचाया। क्या तुम खुद नाचे, नहीं, मैंने तुम्हें मजबूर किया इसलिए तुम नाचे। समझो मेरी बात को। आई विल मेक यू डांस, काम तुम करोगे, करवाऊंगा मैं। अब ये हैव है ना, ये एक कदम और आगे ले जाती है। आई विल हैव यू अरेस्टेड, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा के ही छोड़ूंगा। देखो करवाने वाला तो मैं ही हूँ अभी भी, पर ये हैव क्या पॉजिटिव वर्ब क्या बता रही है, अरेस्ट तुम होगे पर करेगा कोई और। समझ गए ना। नाचने वाले तो तुम थे और नचाया भी मैंने ही था तुम्हें, नाचने वाले तुम थे, पर इस केस में कुछ ऐसा काम होगा जो कोई और तुम्हारे साथ करेगा और मैं इंतजाम करूंगा उसका होने का। आई विल हैव यू अरेस्टेड का मतलब है तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। अच्छा, इसका अब इसमें देखने वाली चीज़ देख लेना, हैज़ हैव के अंदर ये जो पॉजिटिव वर्ब है इसको आप हमेशा V3 देते हो इसके बाद में। यहाँ पे देखो मेक यू डांस है ना, आई विल मेक यू डांस, डांस तो V बना है, पर ये पॉजिटिव वर्ब नंबर 2 है ना, ये V3 लेती है। आई विल हैव यू अरेस्टेड। अगला सेंटेंस देखो, ही विल हैज यू अरेस्टेड, ही विल हैज यू अरेस्टेड। देखो आई के साथ में तो हैव आएगा, ही के साथ में हैज आएगा, पर गलती क्या होगी, विल एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में वो फॉर्मूला मत भूल जाना बेनिफिटिव वाला, तो यहाँ पे मैं हैव लगाऊंगा। समझ गए ना। तो ही विल हैव यू अरेस्टेड, यहाँ भी हैव ही आएगा, ही के बाद में हैज नहीं आएगा। तो मॉडल को मत भूलना, नया कॉन्सेप्ट सीखते हो पुराना मत भूल जाना। मॉडल्स के बाद में कभी भी हैज हैड नहीं आता। कैन यू मेक हिम टेल द ट्रूथ, अब देखो ये मेक को कैसे लगाया था मैंने, क्या तुम उसे सच बुलवा सकते हो। कैन यू मेक हिम टेल द ट्रूथ, मेक के बाद में क्या आ गई, V3 आ गई, है ना। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या तुम उसे मरवा सकते हो। कैन यू हैव हिम किल्ड, ट्रूथ तो उसने ही बोलना था इसलिए मेक वर्ब यूज़ की, पर मारने वाला उसको कोई और होगा इसलिए हैव नाम की पॉजिटिव वर्ब को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेक हिम किल्ड नहीं हो सकता, कैन यू मेक हिम किल्ड ऐसा नहीं बन सकता, आपको यहाँ पे हैव ही लिखना पड़ेगा। कैन यू हैव हिम किल्ड। शी कैन नॉट हैज़ इट डन सो प्लीज़ हेल्प अस, वो इसको नहीं पूरा करवा सकती। शी कैन नॉट हैज़ इट डन, वो इस काम को नहीं करवा सकती, तो आप हमारी मदद करें, है ना। हैज़ हैव जो भी लगाना है उसके बाद में V3। अब ध्यान रखना मॉडल आई हुई है, मॉडल फिर बता रहा हूँ, मॉडल के बाद में हैज़ नहीं आता, तो शी कैन नॉट हैव इट डन। समझ गए ना। इस तरह से पॉजिटिव वर्ब यूज़ होती है। एक दो इसके और यूज़ हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ही हैड अ लेग ब्रोकन, उसने अपनी लात तोड़वाई, है ना। अब देखो किसी से तोड़वाई नहीं, एक्चुअल में इसका मतलब ये है उसकी लात को तोड़ा गया किसी के द्वारा, उसकी लात टूट गई, है ना। ही हैड अ लेग ब्रोकन का मतलब है उसका पाँव टूट गया। इसका मतलब ये नहीं है उसने पाँव को तुड़वाया है, कॉज करवाया, उसका मतलब ये है उसका काम ऐसा हो चुका है उसके साथ। दे प्रॉमिस टू हैव द हाउस रिपेयर बट हैवंट येट। अब इसमें एरर ढूंढनी है आपको, सब लोग पॉज करेंगे, लास्ट वाले में एरर ढूंढेंगे, फिर आज का क्विज है, क्विज मैं आपको दिखा देता हूँ।
फटाफट से लास्ट वाले में एरर बताओ, तभी आप क्विज को सॉल्व कर पाओगे। चलो, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हाउस को रिपेयर करवाएंगे। दे प्रॉमिस टू हैव द हाउस रिपेयर। क्या बता रहा हूँ बार बार, हैव के बाद में रिपेयर नहीं, रिपेयर्ड आएगा, समझ गए ना। दे प्रॉमिस टू हैव द हाउस रिपेयर्ड बट हैवंट येट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आपका क्विज है इसका। 4 क्वेश्चंस हैं, पहले 2 को ट्रांसलेट करना है, लास्ट के 2 में गलती ढूंढनी है। क्या कर दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ। लास्ट के 2 में गलती ढूंढनी है, पहले 2 को ट्रांसलेट करना है। कल के क्विज के आंसर्स अपडेट हो गए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, कल की वीडियो के जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलो कह रहा है द टेक अवे फॉर इंडिया शुड बी द लेसन्स इन द लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस। कह रहे तो टेक अवे है, टेक अवे मतलब लर्निंग लेसन्स, जिसको आप टेक करके ले करके अवे हो जाए, दूर चले जाएं, है ना। किसी चीज़ में से कौन सी शिक्षा आप निकालते हैं, तो कह रहे तो सबक है, लर्निंग लेसन है, जो टेक अवे है फॉर इंडिया, देश के लिए, शुड बी वो होना चाहिए, वो वाले सबक, वो वाले लेसन्स कहाँ पे, इन लीगल एंड डिप्लोमेटिक डोमेन्स, ऐसे डोमेन्स में, ऐसे प्रदेशों में, ऐसे एरियाज़ में जो कानूनी हैं और डिप्लोमेटिक हैं, कूटनीति से जुड़े हैं। कह रहे ये वो लेसन्स हैं जो कि ड्रॉ किए जा सकते हैं, कैन बी ड्रॉन, जिनको ड्रॉ किया जा सकता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। तो कह रहे जो भी आपने अनुभव किया ना, इंडिया को बोल रहा है, उससे आप टेक अवे लो, लेसन्स लो, कैसे अगली बार डिप्लोमेटिकली किसी छोटे मोटे देश से आपको नहीं जो है डिफीट देखनी। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। फटाफट से आज के क्विज के क्वेश्चंस को अपडेट करें कमेंट सेक्शन में और अपनी समरी को डालें। रिलीजियसली अपने होमवर्क को फॉलो नहीं करेंगे तो रिलीजियसली आप सीख भी नहीं पाएंगे। मेरी वीडियो रिलीजियसली आती है ना, मैं उसको हर रोज़ लेकर के आता हूँ, तो आप सर डेडिकेशन मेरे अंदर है, आप भी अपने अंदर पैदा करें। इस काम को आपको अपने ऊपर, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। वीडियो को एक शेयर दें। सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत हाईली क्वालिटी कंटेंट रखने की कोशिश मैं करता हूँ, ज़्यादा मैं प्रमोट नहीं कर पाता हूँ टाइम कम होने की वजह से। साइनिंग आउट।